सन के करंट फेस को देखते हैं तो वो भी एक स्टेबल पोजीशन में है। लेकिन 10 बिलियन सालों के बाद जब ये अपने हाइड्रोजन फ्यूल को काफ़ी हद तक यूज़ कर लेगा तो वो एक रेड जायंट बन जाएगा। उसके बाद सन अपनी गति और ग्रेविटी का परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है। अगर ये बैलेंस थोड़ा भी चेंज हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे आसपास है, लेकिन हम उसके बारे में शायद इतनी गहराई से नहीं समझते। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में। ये कैसे बना, कैसे मून्स और प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। और हमारी अर्थ ने सोलर सिस्टम में अपनी जगह कैसे बनाई। आप सोच रहे होंगे कि सोलर सिस्टम का क्या है, प्लैनेट्स, अर्थ, मून, इसके बारे में तो हम स्कूल में ही पढ़ चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने हो। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे सोलर सिस्टम की कहानी। हमारे सोलर सिस्टम का सफ़र लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत पुरानी बात है। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम का जन्म एक जायंट क्लाउड से हुआ था जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। ये नेबुला मिक्सचर था गैसेस और डस्ट का, जो एक ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद अपने आप को कोलैप्स कर गया। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स की एक्सपेंशन चल रही थी और इस नेबुला के अंदर सब कुछ अपनी ग्रेविटी के थ्रू अपने आप को गैदर कर रहा था। और फिर एक दिन ये स्पिनिंग डिस्क बन गया और इस डिस्क में से हमारा सन बना। इमेजिन करो एक मैसिव बॉल ऑफ फायर जो अपने अंदर सब कुछ कंज्यूम कर रहा था। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस था, इसने लाइट और हीट जनरेट की और बाकी सब प्लैनेट्स को भी अपने ऑर्बिट में खींच लिया। अब जब हमारे सन ने अपनी जगह बना ली थी तो बाकी के प्लैनेट्स का फॉर्मेशन भी शुरू हो गया था। अब ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो मैं इसे इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो जब सोलर नेबुला कोलैप्स हो रहा था, ये स्पिनिंग डिस्क में कन्वर्ट हो गया। इमेजिन करो एक स्पिनिंग पिज़्ज़ा डो। जैसे आप पिज़्ज़ा बना रहे हो और डो को घुमाते हो, वैसे ही ये मैसिव क्लाउड घूम रहा था और इसी रोटेशन की वजह से सब कुछ एक फ्लैट डिस्क में कन्वर्ट हो गया। इस डिस्क में सबसे ज़्यादा मास सन के आसपास गैदर हो गया और बाकी जो मास बचा उससे प्लैनेट्स बन गए। अब ये प्लैनेट्स कैसे बने? ये बिल्कुल वैसे ही बने जैसे हमारे घर में छोटे छोटे डस्ट बनीज होते हैं। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल एक दूसरे से टकरा कर क्लम्स बनाते गए। अब ये क्लम्स इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपनी ग्रेविटी बनाकर अपने आसपास के और पार्टिकल्स को अपने अंदर खींच लिया। इसी तरह ये छोटे छोटे क्लम्स अपने आप को इतना ज़्यादा कंबाइन करते गए कि वो प्लैनेट्स बन गए। अब जब ये प्लैनेट्स बन रहे थे तो उनमें से कुछ रॉकी बन रहे थे जैसे अर्थ, और कुछ गैस जायंट्स बन रहे थे जैसे कि जुपिटर। अब ये फर्क इनमें से कैसे पड़ा? ये डिपेंड करता है कि उनके आसपास कितनी गैस थी और उनका डिस्टेंस सन से कितना था। इससे पहले हम बात करते हैं रॉकी प्लैनेट्स के बारे में। ये वो प्लैनेट्स हैं जो सन के करीब थे, जैसे मरक्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन प्लैनेट्स पे हेवी एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे निकेल, आयरन एंड सिलिकॉन। और इन प्लैनेट्स का सरफेस भी रॉकी था और उनकी साइज स्मॉल थी और उनके एटमॉस्फेयर में एयर भी मौजूद थी। तो अब हमने समझ लिया कि हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे हुई और कैसे प्लैनेट्स ने अपनी अपनी जगह बनाई। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, लेकिन जो हमारे यूनिवर्स की ब्यूटीफुल डिज़ाइन को इंडिकेट करता है। अब हम अपने सोलर सिस्टम के करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। आज के दिन में हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में सन के आसपास घूम रहे हैं। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके मून्स, एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स सब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़कर काम कर रहे हैं और हर एक बॉडी का अपना अपना एक इंडिविजुअल रोल है। अब हमारे सोलर सिस्टम के सबसे सिग्निफिकेंट फीचर्स को समझते हैं। अब सबसे पहले हम सन के बारे में बात करते हैं। सन जो एक मिडिल एज्ड स्टार है, ये अपने अंदर हाइड्रोजन फ्यूल को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा होता है। ये सब कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू होता है और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी हर एक प्लेनेट तक पहुंचती है। अगर हम अपने सन के करंट फेस को देखते हैं तो वह भी एक स्टेबल पोजीशन में है, लेकिन 10 बिलियन सालों के बाद जब ये अपने हाइड्रोजन फ्यूल को काफ़ी हद तक यूज़ कर लेगा
तो वो एक रेड जायंट बन जाएगा। उसके बाद सन अपनी आउटर लेयर को शेड कर देगा और एक वाइट ड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत दूर है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के फ्यूचर डायनेमिक्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं और हर एक प्लैनेट अपने डेजिग्नेटेड ऑर्बिट को मेंटेन कर रहा होता है। ये ऑर्बिट एक एलिप्टिकल शेप में होते हैं जो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो होती हैं। प्लैनेट्स जो अपने ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए उनकी वेलोसिटी और ग्रेविटी का परफेक्ट बैलेंस चाहिए होता है। अगर ये बैलेंस थोड़ा भी चेंज हो तो प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से आउट ट्रैक में हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल इंटररिएक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जुपिटर जैसे मैसिव स्टार अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के थ्रू अपने आसपास की छोटी बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इन्फ्लुएंस एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जैसी बॉडी को अपने ऑर्बिट में रखने के लिए हेल्प आउट करता है, लेकिन कभी कभी ये उन्हें ऑर्बिट से बाहर भी भेज देता है, जिसे हम ऑर्बिटल पर्टर्बेशन कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लैनेट्स नहीं और भी स्मॉल बॉडीज़ होती हैं। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जो अपनी रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, ये भी हमारे सोलर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एस्टेरॉइड्स जो मोस्टली रॉकी और मेटेलिक्स बॉडीज़ होती हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट में कंसंट्रेटेड होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये एस्टेरॉइड बेल्ट एक सॉर्ट ऑफ बाउंड्री है जहां जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से प्लैनेटरी फॉर्मेशन रोका गया था। यहाँ पे बहुत से स्मॉल रॉकी बॉडीज़ होती हैं जो अपने ऑर्बिट्स में चलते रहते हैं। आइस और डस्ट से बने हुए होते हैं काइपर बेल्ट और ऑर्ट क्लाउड के एरिया में आते हैं। जब ये कॉमेट सन के करीब आते हैं तो उनका टेल फॉर्म होता है जो उनकी आइस और डस्ट को वेपराइज होने की वजह से होता है। ऑर्ट क्लाउड जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे डिस्टेंट रीजन में है, वो एक स्फेरिकल शेल है जो कॉमेट्स का होम है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का हिस्सा काइपर बेल्ट और ऑर्ट क्लाउड है। काइपर बेल्ट जो नेपच्यून के बियॉन्ड में ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे प्लूटो, हाइमा, माके हैं, ये रीजन कॉमेट्स के आइसी बॉडीज से भरा हुआ है और यह सोलर सिस्टम की आउटरी बाउंड्री को डिफाइन करता है। उससे भी दूर ऑर्ट क्लाउड है जो कॉमेट्री रिजर्वर के रूप में जाना जाता है। ये क्लाउड इतना दूर है कि हमें इस तक पहुंचने के लिए एक स्पेस प्रोब की ज़रूरत होगी। ऑर्ट क्लाउड काफ़ी थ्योरेटिकल है, लेकिन साइंटिस्ट को लगता है कि ये क्लाउड सोलर सिस्टम की एज को डिफाइन करता है। तो आज के दिन हमारे सोलर सिस्टम काफ़ी स्टेबल पोजीशन में है, लेकिन ये एक कंस्टेंट मोशन में है। सन अपनी एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है, प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं और स्मॉल बॉडीज जैसे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स अपने रिस्पेक्टिव पाथ पर ट्रेवल कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वेल मेंटेन्ड सिस्टम है जो एक कॉस्मिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। हमारे सोलर सिस्टम का फ्यूचर भी बहुत एक्साइटिंग है और हमारी ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें और भी डिस्कवरीज मिलने वाली हैं। ये जर्नी जो शुरू हुआ था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अभी तक चल रही है और हमारे लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रही है। जब हम सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन को देखते हैं या प्लैनेट्स के मूवमेंट को समझते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हर चीज़ एक परफेक्ट बैलेंस में काम कर रही है। सन, प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉइड्स सब अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं और इन सब की मोशन एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। ये सब चीज़ें हमें एक डीप रिफ्लेक्शन और शुक्र का एहसास दिलाती हैं। कुरान में अल्लाह ने इस यूनिवर्स की क्रिएशन और उसके परफेक्ट डिज़ाइन के बारे में कई दफ़ा बताया है और ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हम अपने क्रिएटर की कुदरत और विस्डम को समझकर उसका शुक्रिया अदा करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी, अगर हाँ तो अपने उन दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको स्पेस साइंस में इंटरेस्ट हो। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।